रैंडॉल कॉलिंस। रैंडॉल कॉलिंस का विचार संघर्ष के बारे में। रैंडॉल कॉलिंस की कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवार्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। वास्तव में कॉलिंस फ्रैंक संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्रियों में से है। इसकी दृष्टि में समाजशास्त्र एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कॉलिंस की दृष्टि में समाजशास्त्र एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कॉलिंस की बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने संघर्ष के सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को, चाहे वे मार्क्स में हो, सीमेल में हो, डेरेंडोर्फ में हो या कोजर में हो, एकीकृत करके अपने संघर्ष सिद्धांत को प्रेषित किया है। तो कॉलिंस का संघर्ष का सिद्धांत। कॉलिंस बुनियादी रूप से 3 मान्यताओं को लेकर चलते हैं: धन, संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा। प्रत्येक समाज में लोग ये चाहते हैं कि वे इन वस्तुओं से जितनी अधिक वस्तुएं उन्हें मिल सके, लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी होता है संपत्ति मिलने पर प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप मिल जाती है, या शक्ति मिलने पर, जैसा प्राय राजनीति में होता है, धन, दौलत और प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है। अतः इन वस्तुओं को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे वे किसी के अधीन ना रहे, वह स्वयं आदेश देने वाला बन जाए। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक समाज के लोगों के अपने हित होते हैं, स्वार्थ और निजी लालसा होती है। इन सब की पूर्ति धन, दौलत, शक्ति और प्रतिष्ठा के हथियाने से हो जाती है। जब समाज का प्रत्येक सदस्य धन, शक्ति व प्रतिष्ठा के लिए पूरी भागदौड़ करता है तो परिणाम स्वरूप सामाजिक संघर्ष होगा ही। कॉलिंस ये स्वीकार करते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति लालची नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के बंटवारे के लिए समान रूप से भागदौड़ करता हो। यह भी सत्य है कि शक्ति व प्रतिष्ठा अपने आप में अपर्याप्त होती है। इस कारण समाज में संघर्ष तो होना ही है। कॉलिंस संघर्ष को प्रस्तावित करते हुए कहते हैं कि हम चाहे या न चाहे संघर्ष तो होगा ही। एक अनार 100 बीमार वाली पोजीशन रहती है तो संघर्ष तो होगा ही। कॉलिंस ने स्रोतों को इस प्रकार रखा है: भौतिक एवं तकनीकी स्रोत। इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा, कुशलता और सर्वाधिक हथियार आदि हैं। भौतिक एवं तकनीकी साधन में ठीक शारीरिक आकर्षण और शक्ति, ये भी एक संघर्ष का स्रोत है। संख्या और कौम की विशेषता। संघर्ष में एक ताकतवर स्रोत संघर्ष में भाग लेने वाली कौम की संख्या और उनका मिजाज महत्वपूर्ण होता है कि उनका कुछ इतिहास कैसा रहा है, कोई प्रमाण है उनके पास वीरता दिखाने का या नहीं। संस्कृति एवं परंपरा में निहित स्रोत। कई बार संघर्ष में भागीदारी करने वाले समूहों और व्यक्तियों की सांस्कृतिक संपदा को भी स्रोत के रूप में लिया जाता है। वास्तव में ऐसी अवस्था में संस्कृति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और इसके माध्यम से लोगों में संवेगात्मक सुदृढ़ता लाई जाती है। जैसे राजस्थान में राजपूत इतिहास में चरण व माह का उपयोग परंपरागत सांस्कृतिक रूप में किया जाता है। चिता में कूद पड़ना या निजोहर करना उसी तरह की सांस्कृतिक सुदृढ़ता है। तो इस तरह की सुदृढ़ता शक्ति का स्रोत बन जाती है और लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। संघर्ष करने के लिए बहुत बड़ा आधार व्यक्ति या समूह के स्रोत होते हैं। यही कॉलिंस का ताकतवर तर्क है। भौतिक एवं तकनीकी स्रोत बहुत न्यूनतम होते हैं। लेकिन सामूहिक जो स्रोत होते हैं, जो संख्या बल होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इस समूह में लोग गरीबी की रेखा के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ तो इनके पास आवास और कहाँ 2 जून की रोटी। त्रासदी एवं गरीबी का जीवन समूह के सदस्यों को ना तो कोई शारीरिक शक्ति प्रदान करता है और न कोई आकर्षण व कोमलता। इस समूह के लोगों में उच्च लोगों के साथ संपूर्ण सीमित एवं बंधे बंधाए होते हैं।
ऐसे अधीनस्थ या पद दलित सदस्य उच्च लोगों के साथ किसी तरह का सौदा या समझौता नहीं कर सकते। इन समूहों के पास कोई ताकतवर सांस्कृतिक संपदा भी नहीं होती। जब कोई दलित समूह संघर्ष की चुनौती देते हैं तो भरोसेमंद स्रोतों के अभाव में उनकी हार लगभग निश्चित होती है। वस्तुतः संघर्ष के निर्णायक तत्व स्रोत हैं। कॉलिंस सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण भी इन्हीं 3 स्रोतों धन, दौलत, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। देखो, संघर्ष के निर्णायक तत्व स्रोत ही है। कॉलिंस सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण भी इन्हीं 3 स्रोतों धन, दौलत और शक्ति और प्रतिष्ठा धन, दौलत, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। कुछ लोगों के पास इन स्रोतों के कारण समाज में गैर बराबरी होती है और इस गैर बराबरी की खाई को पाटने के लिए ही संघर्ष होता है। गैर बराबरी जो होती है समाज में, उसको पाटने के लिए ही संघर्ष होता है। किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम। यदि हम थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जहाँ मार्क्स का संघर्ष का कारण उत्पादन पद्धति से जोड़ते हैं, जहाँ वेबर वर्ग व्यवस्था का कारण शक्ति, प्रतिष्ठा और राजनीतिक दल को मानते हैं, जहाँ डेरेंडोर्फ वर्ग यानी संघर्ष का कारण पराधिकार संबंधों की चौड़ी खाई को मानते हैं, वहाँ कॉलिंस संघर्ष का कारण न्यूनतम स्रोतों को मानते हैं। जिस व्यक्ति या समूह के पास न्यूनतम स्रोत है वे संघर्ष का आह्वान नहीं कर सकता, और यदि किसी संवेग में आकर आह्वान कर बैठता है तो देखते ही देखते उसकी सांस फूल जाएगी, और इसीलिए कि उसके स्रोतों की स्थिति कमजोर एवं खस्ता है। कॉलिंस की सैद्धांतिक उपलब्धि ने विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांत के बुनियादी तत्वों को बड़ी सफाई से प्रस्तुत किया है। कॉलिंस के सिद्धांत की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे सूक्ष्म समाजशास्त्र एवं वृहद समाजशास्त्र दोनों में एकीकरण करते हैं। जहाँ एक और वे दुर्खिम, वेबर, डेरेंडोर्फ को लेते हैं, वहीं में गारफिंकल और गॉफमैन के उपागम को भी अपने सिद्धांत में स्थान देते हैं। ये सब होते हुए भी कॉलिंस ने भी कोजर या डेरेंडोर्फ की तरह शब्दाडंबर का अंबार खड़ा कर लिया है। जगह जगह वे अंत्यक्रिया की चर्चा करते हैं, विचारों को बड़े आंतरिक रूप से रखते हैं, और जहाँ वे राज्य व शिक्षा की व्याख्या करते हैं तो ये संपूर्ण रूपरेखा मात्र बन जाती है। अतः कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत अपनी कमजोरियों के होते हुए भी संघर्ष विचारधारा को अक्षमता देता है। यही सब सैद्धांतिकरण के लिए आवश्यक है। तो कॉलिंस बुनियादी रूप से 3 मान्यताओं को लेकर चलते हैं। नंबर 1 है धन, दूसरा है संपत्ति और तीसरा है शक्ति और प्रतिष्ठा। तो इन तीनों में से देना चाहता है हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके पास होगी सभी ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के लिए संघर्ष होता रहता है आपस में। यही कॉलिंस का संघर्ष का सिद्धांत है। यही सब साबित करने का प्रयास किया है कॉलिंस ने।